वेलकम टू CAGurujiClasses.com। जब से जीएसटी की 50th काउंसिल मीटिंग हुई है तब से लगातार जीएसटी के चेंजेस आ रहे हैं और आपको हमारे चैनल पर मिल रहे हैं। बहुत सारे नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स तो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और 4 अगस्त की डेट की 3 नई नोटिफिकेशंस फिर से रिलीज करी गई हैं जो आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कशन कर रही हूँ। 4 अगस्त की जो ये नोटिफिकेशंस हैं इनके थ्रू रूल्स को अमेंड करा गया है, जीएसटी रूल्स को, जिसकी वजह से आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न्स एक्सेट्रा में बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं। तो आपके साथ ये सारे चेंजेस इस वीडियो में बहुत ही ईजी लैंग्वेज में डिस्कस कर रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पे जरूर क्लिक कर लेना। जो ये 3 नई नोटिफिकेशंस आई हैं, आप चाहोगे आप इन्हें डाउनलोड कर लें, आप भी देख लें। आप आओगे taxinformation.cbic.gov.in पर। अभी राइट नाउ यहाँ पर ये नोटिफिकेशंस अवेलेबल नहीं हुई हैं, जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगी। मैंने इन नोटिफिकेशंस को 3 नोटिफिकेशंस को बहुत ही ब्रीफ में अपने आर्टिकल में डाल दिया है। कौन से वेब पेज पर डाला है? taxupdates.cagurujiclasses.com पर। स्क्रीन पे भी आपको एड्रेस दिख ही रहा है। और मैंने इन तीनों नोटिफिकेशंस को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ब्रीफ करा है। बहुत बड़ा ये आर्टिकल है, आप देखोगे, देखो कितना बड़ा आर्टिकल है। मैं स्क्रॉल करती रहूँगी और आर्टिकल चलता रहेगा और मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगी। आर्टिकल में भी बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने इसे पोस्ट कर दिया है। अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। फिर भी आप हमारे इस आर्टिकल के अलावा भी हमारे पूरे वेब पेज को विजिट करें। आपको यहाँ से ना मिले एड्रेस से तो आप CAGurujiClasses.com पर आइए, मोबाइल पे टाइप करें CAGurujiClasses.com और यहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज भी मिलते हैं। कोर्सेज के लिए यहाँ भी टैब्स हैं, कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के लिए। ये हमारी नई वेबसाइट है, इसे एक बार विजिट करें। यहीं पे ऑप्शन है टैक्स अपडेट्स की, इस बटन को क्लिक कर लें तो आप इसी वेब पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ हम बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके लिए शेयर करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं पहली नोटिफिकेशन को पढ़ना, विच इज नंबर 36/2023। सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन है, 4 अगस्त की डेट। लेटेस्ट ही गवर्नमेंट ने एक चेंज करा था। कौन से सेक्शन में करा था? सेक्शन 10 में, जिसमें अलाउ करा था कि कंपोजिट टैक्स पेयर्स अब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़कर इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। अभी तक सेक्शन 10 में जो कंडीशंस होती थी ना कि कंपोजिट टैक्स पेयर्स किन कंडीशंस के साथ कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं, उनमें से एक कंडीशन थी कि कंपोजिट टैक्स पेयर्स ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़ के सेल नहीं कर सकते। अब वो कंडीशन हटा दी गई है। अब कंपोजिट टैक्स पेयर्स भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़ के अपना बिजनेस कर सकते हैं, पर उन पे वो इंट्रा स्टेट वाली कंडीशन रहेगी कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई ही कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर कंपोजिट टैक्स पेयर्स को भी अब अपने बिजनेस को ग्रो करना है, बड़ा बनाना है, तो वो अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं, उनके साथ अगर जुड़ेंगे तो जुड़ सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, बात हो रही है ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, आपने अपनी खुद वेबसाइट बनाकर वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया हुआ है, तो उसकी यहाँ बात नहीं हो रही। तो अब सेक्शन 10 में कंपोजिट टैक्स पेयर्स को नोटिफाई कर दिया कि आप भी कर लो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़ के सेल। तो अब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को बताया जा रहा है अगर उनके साथ ऐसे पर्सन सेल करने के लिए जुड़ेंगे तो उनको क्या करना है? उनको 3 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, उनको उन्हें अलाउ नहीं करना है इंटर स्टेट सप्लाई करने के लिए, वो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर पाएंगे। यानी राम मान लीजिए कंपोजिट टैक्स पेयर है, दिल्ली में उसका मोबाइल का बिजनेस है, उसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है। तो अब अगर वो चाहता है कि वो ऑनलाइन भी चला जाए, ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जुड़ जाए, तो अगर वो सेल करेगा भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो दिल्ली टू दिल्ली ही कर पाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर उनको अलाउ ही नहीं करेंगे। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उन पर भी टीसीएस कलेक्ट करेंगे in respect of supply of goods made through it by the person and पे करेंगे गवर्नमेंट को, जैसे वो और पर्सन्स के लिए भी करते हैं। और फिर उनकी डिटेल GSTR 8 में फर्निश करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। तो अब इनका जो GSTR 8 का फॉर्म है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का, जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं, उसमें भी चेंज करे गए हैं। अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगी, वो अगली नोटिफिकेशन में, ये थी नोटिफिकेशन नंबर 36, वो 38 नंबर नोटिफिकेशन में है, जिसमें GSTR 8 में भी चेंज कर दिया गया। क्लियर हो गया आपको? यहाँ मैंने ब्रीफ भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। अगली नोटिफिकेशन है नंबर 37, ये भी सिमिलर टू द 36 है, बस इसमें कैटेगरी ऑफ पर्सन्स अलग है।
अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो अभी आपने लेटेस्ट ही मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से उन्हें नहीं लेना जो करते हैं ऑनलाइन सेल। अब उसी के लिए ये एक और नई नोटिफिकेशन रिलीज करेगी नंबर 37। उसमें तो ये बताया था कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जो बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट के साथ जुड़ के अपनी गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। पहले तो ना आप इन वर्ड्स पे भी बड़ा ध्यान रखा करें कि गुड्स की सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन नंबर 34 निकाली। अब मैंने जो ये वीडियो डाली थी ना ये वाली, इसमें मुझे लोग लिख रहे हैं कि ये तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी जो रेस्टोरेंट का सप्लाई करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ जुड़ के। जो पर्सन जोमेटो, स्विगी के साथ जुड़े हुए हैं ना, जो फूड सप्लाई करते हैं, वो सर्विसेज की कैटेगरी में आते हैं, वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। पहले तो आपको ये क्लियर रहना। तो नोटिफिकेशन 34 ने कुछ कंडीशंस के साथ बताया था कि अगर कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ जुड़ना चाहता है तो वो अपनी ऑनलाइन सेल कर सकता है गुड्स की। उसके लिए कुछ कंडीशंस थी कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता और उसे कॉमन पोर्टल पे gst.gov.in पे जाके अपना एक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। तो उनको तो बता दिया क्या करना है। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना है, उसके लिए है नोटिफिकेशन नंबर 37। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो अब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के साथ अगर ऐसे पर्सन जुड़ते हैं तो उनको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है ये बताया। सबसे पहले उन्हें देखना है कि वो ऐसे पर्सन को तभी अलाउ करेंगे जब उनके पास एनरोलमेंट नंबर हो। उनको कोई इंटर स्टेट सप्लाई अलाउ नहीं करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। टीसीएस कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा और उनकी भी डिटेल्स जो है सप्लाई की वो फर्निश करेगा जीएसटीआर 8 में। ठीक है, और इसी नोटिफिकेशन में लिखा कि जहां पे एक ही ट्रांजैक्शन के लिए मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर प्लेटफॉर्म, द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शेल मीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु फाइनली रिलीज द पेमेंट टू द sad person for the sad supply made by the sad person through him। और ये जो मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के केस में कौन टीसीएस कलेक्ट करता है, कौन जमा कराता है गवर्नमेंट को, इसका एक सर्कुलर भी आया था, मैं यहीं पे उसे लिंक कर दूँ, वो भी आप पढ़ लेना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलर। और आपके साथ मैंने जो ये दोनों नोटिफिकेशन नंबर 37 एंड नंबर 36 डिस्कस करी हैं, दोनों ही एप्लीकेबल हो रही हैं 1 अक्टूबर 2023 से। ठीक है, क्लियर रहना आपको इसके लिए। तो मैंने यहाँ ब्रीफ भी लिखा है, कंडीशंस आपको पढ़नी है नोटिफिकेशन नंबर 34 की, वो आप पढ़ भी सकते हो और मैंने इसकी लेटेस्ट ही वीडियो भी डाली थी, ये वाली वीडियो आप देख लेना। नाउ मूविंग ऑन टू द नोटिफिकेशन नंबर 38। ये नोटिफिकेशन थोड़ी सी लंबी है, पेशेंस के साथ जुड़े रहे, मैं जल्दी से इसको कवर करूंगी क्योंकि मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको बताऊंगी। तो इसमें सबसे पहले बात करी गई है, इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल कब से होगी। अगर किसी रूल के लिए पर्टिकुलर लिखा है कि वो तो किसी एक डेट पे अप्लाई होगा तो वो उस पर ही अप्लाई होगा, अदरवाइज इसकी डेट है 4 अगस्त इस नोटिफिकेशन की, वो 4 अगस्त से ही एप्लीकेबल माना जाएगा। रूल नंबर 9 बात करता है जीएसटी में वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो एप्लीकेशन आप भरते हो उसका वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल होता है रूल 9 के अकॉर्डिंग। उसमें जो लिखा था उसमें चेंज करा गया है, तो मैं ब्रीफ में बता दूं आपको। इसमें से एक रिक्वायरमेंट थी कि जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट, वो हटा दिया गया है। और यहाँ पे नया चेंज ये करा है कि ऑल्सो टू प्रोवाइड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन इन हाई रिस्क केसेस इवन वेयर आधार हैज बीन ऑथेंटिकेटेड। तो अब रूल 9 पावर दे रहा है ऑफिसर्स को कि चाहे किसी पर्सन ने आधार ऑथेंटिकेट भी कर दिया है तब भी अगर ऑफिसर को लगे कि ये रिस्क बेस्ड है जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि आधार ऑथेंटिकेशन के केस में ऑफिसर्स आपके जो प्रीमाइस है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करता था, अब उनको पावर दे दी गई है। तो अब ये मानिए कि 90% केसेस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हुए आपके जो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का या प्लेस ऑफ बिजनेस अगर आपने एडिशनल भी डाला है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफिसर कर सकता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। नया नंबर लोगे, अपना वहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस दोगे तो उस प्लेस पर अब ऑफिसर विजिट कर सकता है। और यहाँ से ये वर्ड भी हटा दिया कि वो विजिट प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट होगी, यानी चाहे एप्लीकेंट वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं, ऑफिसर अपना वेरिफिकेशन कर सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज अभी मैं आपको आगे रूल में दिखाऊंगी, ऑफिसर अब सिर्फ विजिट ही नहीं करेगा, उसकी फोटोज भी लेगा आपके प्रीमाइसेस की, और फोटोज को उसने अपलोड भी करना है अपने पोर्टल पे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है फेक रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये माने थोड़ा सा लेना मुश्किल हो चुका है। नाउ अब आपका मान लीजिए जीएसटी नंबर आ गया,
जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको डालनी होती है बैंक अकाउंट की डिटेल, ठीक है, क्योंकि आपका बैंक जो अकाउंट ओपन करते हैं ना जनरली आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बेस पे करते हैं, तो उसकी टाइम लिमिट पहले थी 45 डेज। अब रूल 10A में चेंज करा गया, इसमें बोला गया है जहां भी बैंक डिटेल्स को फर्निश करने का पीरियड 45 डेज लिखा गया था उसे 30 डेज से रिप्लेस करना है। और 30 डेज कहां से? विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिला उसके 30 दिन, या फिर जो पहली GST 1 या IFF फाइल हो रही है विच एवर इज अर्लियर, उसके अंदर अंदर आपको बैंक डिटेल फर्निश करनी है कॉमन पोर्टल पे, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उसके लिए रूल 21A में चेंज करा गया है, जीएसटी कॉमन पोर्टल ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा। तो इस प्रोविजन के लिए तो जो रूल 10A की वजह से बैंक डिटेल फर्निश नहीं की आपने, उसका जो क्लोज है वो यहाँ बी पार्ट में डाल दिया गया है। या फिर किसी पर्सन के अगर GST 1 में और GST 3B में ज़्यादा डिफरेंस लगे, कहीं भी ऐसा लगे कि ये एक फेक रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो उस केस में भी आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जा सकता है। तो मैंने ब्रीफ में लिखा है अमेंडमेंट इन रूल 21(2)A टू प्रोवाइड सिस्टम बेस्ड सस्पेंशन। तो सस्पेंशन कैसी रहेगी? ऑटोमेटिक of the registration in respect of such person who do not furnish the detail of bank account under 10A with the time prescribed under the said rule। 10A का तो है ही, साथ ही अगर कोई पर्सन लगता है कि रिटर्न्स उसकी मिसमैच है या कोई भी और एबनॉर्मलिटी लगती है तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल सस्पेंड। देन रूल 21A के सब रूल 4 के पार्ट 1 में आफ्टर सेकेंड प्रोविजो एक नया प्रोविजो इंसर्ट किया गया है कि जहां भी ये रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है अंडर सब रूल 2A फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ 10A, और अगर इसे ऑफिसर ने अभी कैंसिल नहीं किया है यानी यहीं तक पहुंचा है बस सस्पेंशन तक, तो इसको रिवोक भी किया जा सकता है जब वो पर्सन कंप्लाई कर लेगा यानी बैंक डिटेल फर्निश कर देगा, तो दोबारा से उसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाएगा। देन है रूल 23 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अगर किसी पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है उसको रिवोक करने की। पहले उसके लिए जो टाइम लिमिट थी लिखी हुई थी 30 डेज, अब उस टाइम लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, उसको कर दिया गया है विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। और साथ ही इसमें एक और चेंज करा गया है, प्रोवाइडेड दैट पीरियड में ऑन सफिशिएंट कोज कमिश्नर की पावर है कि वो उसको एक्सटेंड भी कर सकता है, कितना? नॉट एक्सीडिंग 180 डेज, ठीक है। तो ये चेंज किया गया रिवोकेशन के लिए, टाइम लिमिट अब रिवोकेशन की 30 डेज से ज्यादा कर दी गई है। अभी तक क्या होता था, गवर्नमेंट को बार बार नोटिफिकेशन के थ्रू रिवोकेशन की टाइम लिमिट बढ़ानी पड़ती थी, अब इसे रूल में ही लिख दिया गया है। देन है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रेमाइसेस इन सर्टेन केसेस। अब है इंपॉर्टेंट चेंज जो मैंने बताया था ना फोटोग्राफ वाला, रूल 25 में ही अब लिख दिया गया है कि जहां भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो द वेरिफिकेशन रिपोर्ट अलोंग विद द अदर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फोटोग्राफ शैल बी अपलोडेड इन फॉर्म GST REG 30 ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन 15 वर्किंग डेज फॉलोइंग द डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन। जब ये वेरिफिकेशन करिए उसके 15 दिन के अंदर, या फिर अगर रूल 9(1) के अंडर ऑफिसर कर रहा है जहां पे एप्लीकेशन फॉरवर्ड करी गई प्रॉपर ऑफिसर को टू एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड कंप्लाइन द डॉक्यूमेंट इफ सेम आर फाउंड टू बी ऑर्डर अप्रूव द ग्रांट एप्लीकेशन विद इन 7 वर्किंग डेज वाला जो टाइम रूल 9(1) बताता था, वो कहता था अगर इस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन की गई, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन एज पर रूल 9(1) करी गई है तो फिर वो ये चीजें अपलोड करेंगे GST REG 30 में फोटोग्राफ्स एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ टाइम स्पेसिफाइड इन द सैड प्रोवाइसो। नेक्स्ट चेंज है रूल 43। रूल 43 बात करते हैं कैपिटल गुड्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल की। और देखिए मैंने कहा था ना कुछ चेंजेस के लिए डेट स्पेसिफाई कर रखी है, जैसे इसके लिए स्पेसिफाई करिए कि जो ये डेट होगा, जो ये चेंज होगा ये है 1 अक्टूबर 2023 से। इसमें एक्सप्लेनेशन 1 में क्लोज सी को ऑमिट करा गया है, इफेक्टिव होगी 1 अक्टूबर से। और उसमें क्या इंसर्ट करा गया है, इसमें नीचे एक्सप्लेनेशन 3 इंसर्ट करी गई है। फॉर द पर्पज ऑफ रूल 42 एंड दिस रूल द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन मेंशन इन सब पैराग्राफ, जो ये सब कुछ लिखा है इसका ब्रीफ ये है कि एक्सप्लेनेशन 3 इंसर्ट करी गई है आफ्टर रूल 43 to prescribe that the value of supply of goods from duty free shops at arrival terminal in international airport, international airports पे जो duty free shops होती है वो जो value of supply जो supply करते हैं goods की, उनकी value of supply जो है इंक्लूड करनी है इन द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ITC के रिवर्सल के लिए जो आप एग्जाम सप्लाई की वैल्यू निकालते हो ना, उसमें एक नया जो है एक्सप्लेनेशन ऐड करा गया है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई फ्रॉम ड्यूटी फ्री शॉप्स को भी उसमें इंक्लूड करना है।
देन रूल 46 में टैक्स इनवॉइस में चेंज करा गया है। इसमें ईज के लिए कंप्लायंस ऑफ टैक्स पेयर्स क्लोज 46 का रूल 46 का क्लोज एफ इंसर्ट करा गया, जिसमें अमेंड करा गया है टू प्रोवाइड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली। अब इनवॉइस पे अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करने पर इनवॉइस पे क्या डालना मैंडेटरी होगा, सिर्फ और सिर्फ नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रिसिपेंट। पहले पूरा एड्रेस नाम वगैरह जाता था, अब सिर्फ स्टेट ऑफ द रिसिपेंट डालना है, चाहे वो सप्लाई बाय और थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर है या फिर बाय अ सप्लाई ऑफ OIDR सर्विसेज। तो इनके लिए सिर्फ किया है इनवॉइस में चेंज फॉर अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट के लिए, सबके लिए नहीं किया है, इको और OIDR के केस में। रूल 46 का क्लोज एफ इंसर्ट करा गया। अगली डिस्कशन है रूल 59 को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आप सभी को याद होगा एक नया फॉर्म DRC एक्टिव OIGST पोर्टल पे रूल 88C के लिए, यानी अगर आपके 3B एंड 1 में डिफरेंस होता है तो आपको इंटीमेशन आता है, आपको उसका रिप्लाई सबमिट करना होता है मैंडेटरी। तो जब वो वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली थी तो उस पर कमेंट आया था कि आपने 3B एंड 1 के मिसमैच के केस में तो हमें बता दिया कि ये इंटीमेशन आएगी, अगर किसी पर्सन का 3B एंड 2B में मिसमैच हो तो क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने आपके कमेंट पढ़ लिए शायद, तो देखिए आपके लिए नया रूल इंसर्ट करा दिया है, रूल 88D। अगर 3B एंड 2B में डिफरेंस होगा तो आपके पास DRC 01C में एक इंटीमेशन आएगा जिसमें आपको रिप्लाई उसका सबमिट करना है, टैक्स बनता है तो टैक्स देना है एक्सेट्रा। तो इसी के लिए जो चेंज किया है रूल 59 में करा है, रजिस्टर्ड पर्सन टू हुम एन इंटीमेशन हैज़ बीन इशूड ऑन द कॉमन पोर्टल, उसको क्या करना है, रूल 88D की अगर इंटीमेशन आई है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टैक्स पीरियड शेल नॉट बी अलाउ, उस केस में जब तक वो पर्सन उस इंटीमेशन का रिप्लाई नहीं कर देगा तब तक उसको GST 1 या IFF फाइल नहीं करने दिया जाएगा, यानी उनके GST 1 को ब्लॉक करने की यहाँ पे बात हो रही है। साथ ही अभी हमने बैंक अकाउंट के फर्निशिंग वाली बात करी थी, बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी है 30 दिन के अंदर, वो पर्सन ऐसा नहीं करेगा तो उसका भी आगे GST 1 या IFF को ब्लॉक कर दिया जाएगा जब तक कि वो उस कंप्लायंस को पूरा नहीं करे। नेक्स्ट चेंज है रूल 64 में, OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज जो पर्सन प्रोवाइड करते हैं उनके लिए अब बोला है कि उनको अपनी जो रिटर्न है GST 5A में उन पर्सन्स की डिटेल देनी है जो रजिस्टर्ड पर्सन थे और उन्होंने उनके साथ मिलके मतलब OIDR ने उनको सप्लाई की है। तो अगर OIDR ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है तो अब वो GST 5A में उसको रिपोर्ट करेंगे। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन OIDR से कोई सर्विसेज लेता है तो उसका जो टैक्स है वो कौन बियर करता है, RCM में रजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे अमेंडमेंट हुई है, OIDR सर्विस प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड द डिटेल ऑफ सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया इन हिज रिटर्न इन फॉर्म 5A। दिस विल हेल्प इन ट्रैकिंग ड्यू पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम OIDR सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसे कि जूम प्लेटफॉर्म आजकल बहुत ज़्यादा पर्सन यूज करते हैं, तो कोई पर्सन रजिस्टर्ड है, अगर उसने जूम की सर्विसेज ली है, जूम की जो सब्सक्रिप्शन है मान लीजिए 6 मंथ्स की, 1 मंथ की, 1 ईयर की उसने अवेल करी है, तो उसके केस में उसको RCM में टैक्स पे करना होता है। तो अब जूम की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी GST 5A में उस पर्सन को रिपोर्ट करेगा जो बिजनेस टू बिजनेस की कैटेगरी में, यानी जिसके पास GST नंबर है और उसने उनसे सर्विसेज ली हैं। ठीक है, देन हमारा 67B इसी से रिलेटेड है। रूल 88D मैंने आपको बहुत ब्रीफ में तो बता दें, 3B एंड 2B में आपका डिफरेंस होगा तो आपको रूल 88D के अंडर DRC 01C इशू किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पे। आपको उसके इंटीमेशन के 7 दिन के अंदर रीज़न देना है, या फिर अगर उसमें टैक्स बनता है और आपके हिसाब से भी वो करेक्ट है तो विद इंटरेस्ट उसे पे करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी GST 1 ब्लॉक कर दी जाएगी, और टैक्स पे नहीं करोगे तो आप पर फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 एंड 74 भी की जा सकती है। देन हमारा रूल 89 चेंज हुआ है, एप्लीकेशन फॉर रिफंड। इसकी कुछ लॉ की लैंग्वेज में कुछ कंफ्यूजन होगी शायद, उसको चेंज करा गया है। पहले ये लैंग्वेज थी ओनली आफ्टर, पहले ये लैंग्वेज थी इन द लास्ट रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय हिम, इसके साथ ही लिख दिया गया ओनली आफ्टर द लास्ट रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय हिम हैज बीन सो फर्निश। ये रिफंड की बात करता है रूल, तो वहां पे ये लाइन सब्स्टिट्यूट कर दी गई है। ठीक है, देन है रूल 94 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट।
तो अगर आपका जीएसटी रिफंड डिले होता है तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो किस डेट से आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होके मिलेगा वो इस रूल में चेंज करके अब स्पेसिफाई कर दिया गया। ये इफेक्टिव होगा पहले तो 1 अक्टूबर से। इसमें बताया द फॉलोइंग पीरियड शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द पीरियड ऑफ डिले। कौन सा पीरियड इंक्लूड नहीं किया जाएगा? एनी पीरियड ऑफ टाइम बियॉन्ड 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस इन फॉर्म जीएसटी RFD 08 अंडर रूल 92 सब रूल 3 दैट द एप्लीकेंट टेक्स थ्रू। 15 दिन से ज़्यादा का टाइम अगर एप्लीकेंट ने लिया है किस चीज़ के लिए? टू फर्निश अ रिप्लाई इन जीएसटी RFD 09 टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, या फिर टाइम पीरियड लिया है अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को चेंज करने के लिए या वैलिडेट करने के लिए, तो वो पीरियड इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए ऐड नहीं करा जाए। गवर्नमेंट ने अपना यहाँ पर रेवेन्यू का नुकसान होने से बचाया है ताकि उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़े। रूल 96 एंड 108 ये अपील के हैं, 109 भी आप थोड़ा पढ़ लेना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन रूल 138F, ई वे बिल की रिक्वायरमेंट बना दी गई है किसके लिए? फॉर द मूवमेंट ऑफ गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। 138F बोलता है कि अगर अब आप मूव करोगे गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन, कहाँ मूव करोगे? इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट। दिल्ली से दिल्ली जैसे मान लो आप गोल्ड और प्रेशियस स्टोन को भेज रहे हो, तो ई वे बिल अब आपको बनाना पड़ सकता है। इसके लिए रूल आ गया 138F। इस ई वे बिल के लिए जो नोटिफिकेशन है वो स्टेट वाइज आएंगी। कौन सा स्टेट चाहता है कि उनके स्टेट में ये वाला ई वे बिल एप्लीकेबल हो, और कोई स्टेट अगर नहीं चाहेगा तो वो कोई नोटिफिकेशन नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए दिल्ली गवर्नमेंट चाहे कि अब इस मूवमेंट के लिए जो गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन की है उसके लिए ई वे बिल बनना चाहिए, तो वो अपने आप नोटिफिकेशन निकालेंगे, स्पेसिफाई करेंगे उसमें लिमिट कितने अमाउंट से ज़्यादा की मूवमेंट पर ई वे बिल लगना चाहिए, तो वो सभी चीज़ें वो अपने नोटिफिकेशन में लिखेंगे। चाहे वो सब जो है मूवमेंट करी जा रही है फॉर सप्लाई, फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, ड्यू टू इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, उस केस में ई वे बिल बनेगा। बट इसमें एक खास बात है, इस केस में सिर्फ ई वे बिल का पार्ट ए बनाना पड़ेगा, पार्ट बी इसमें बनाने की नीड नहीं है। यहाँ पर इसे बता दिया गया है शेल नॉट बी रिक्वायर्ड। तो क्योंकि प्रेशियस स्टोन वगैरह का मामला है, गोल्ड का मामला है, थोड़ा सा केयरफुल रहने की भी इन जगहों पे ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं। और ये वाला ई वे बिल है, इसको भी कैंसिलेशन की ऑप्शन दी गई है विद इन 24 आवर्स। तो ये सभी चीज़ें इस रूल 138F में लिखी गई हैं। और अगर ये जो मूवमेंट है गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन की, अगर ये हो रही है कहाँ से? ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो, लैंड कस्टम स्टेशन टू अ इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर क्लियरेंस बाय द कस्टम, या वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम बॉन्ड फ्रॉम इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रॉम फ्रेट स्टेशन, इस तरह के सर्कमस्टांसिस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। यहाँ पर ये एक्ट में ही रूल्स में चेंज करके बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ मैंने ब्रीफ भी लिखा है, आप पढ़ लेना, ब्रीफ यही है जो मैंने आपको बता दिया। देन अगला चेंज किया गया, नया रूल इंसर्ट करा गया है, रूल 142B। क्यों किया गया है? प्रोसीजर बता रहा है ये फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ रूल 88C। तो अगर 88C का इंटीमेशन आया, कोई पर्सन उसके हिसाब से टैक्स और इंटरेस्ट पे नहीं करता है, तो उसके लिए अब रूल 142B उसकी रिकवरी के लिए इंसर्ट कर दिया गया है। नाउ कुछ प्रोसीजर है फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, उसके लिए जो कंपाउंडिंग का अमाउंट है वो अब स्पेसिफाई कर दिया गया है। यहाँ पर सेक्शन 132 के अंडर जो ऑफेंसेस हैं उनके कंपाउंडिंग के अमाउंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, मैंने इसमें डाल दिए। देन नया रूल 163 ये बात करता है टू प्रोवाइड फॉर मैनर एंड कंडीशन ऑफ कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन अवेलेबल ऑन द कॉमन पोर्टल विद द अदर सिस्टम। तो शेयरिंग ऑफ डेटा की यहाँ पे बात हो रही है, और एक नोटिफिकेशन के थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर को इसके लिए अलाउ कर दिया गया। मैं वो नोटिफिकेशन भी यहाँ पर लिंक कर दूंगी। देन अब अगर कोई पर्सन डिफॉल्टर होगा जिसने जीएसटी 9 एंड 9A फाइल नहीं करी होगी, उसको जीएसटी 3A का इस तरह का एक ऑटोमेटिक नोटिस आएगा, तो वो भी यहाँ पर अब स्पेसिफाई कर दिया गया है। टू इम्प्रूव डिसिप्लिन इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर्म 3A टू बी अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर इश्यूएंस ऑफ नोटिस टू रजिस्टर्ड पर्सन टू फॉर देयर फेलियर टू फर्निश एनुअल रिटर्न इन जीएसटी 9 एंड 9A बाय द ड्यू डेट। नेक्स्ट चेंज है जीएसटी 5A में OIDR की रिटर्न में चेंज करा है। क्यों करा है बता दिया आपको कि वो B2B सप्लाई अगर करेंगे तो उस केस में उनको यहाँ पे से रिपोर्ट करना होगा। ऐसे ही जीएसटी रेट में चेंज करा है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की जो रिटर्न है अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस किए गए हैं उसके हिसाब से। जीएसटी 99C की जो टेबल्स हैं मैंडेटरी या ऑप्शनल फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए रिपोर्ट कर दी गई है। इनकी वीडियो मैं सेपरेटली बना दूंगी। वैसे फाइनेंशियल ईयर 22-23 और 21-22 को अगर आप कंपेयर करो तो कोई भी मेजर चेंज नहीं है।
अब बात करते हैं हमारी वेबसाइट cagurujiclasses.com पे, जो हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। इस वेबसाइट को आप अपने मोबाइल पे विजिट करें, ब्राउजर में टाइप करें cagurujiclasses.com, यही वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे ऑप्शन है कोर्सेज की। अब कोर्सेज सेक्शन में आके समझ लीजिए हमारे दो तरीके से कोर्सेज एक्टिव हैं यहाँ पे। एक तो लाइफ टाइम वैलिडिटी, ठीक है, ये वाले लाइफ टाइम वैलिडिटी के हैं जिन पर ये वाले थंबनेल्स लगे हैं, और यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो आपको दिखेंगे लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज, ठीक है। तो आपकी मर्जी है। कुछ पर्सन होते हैं जिनको लगता है कि एक बार कोर्स ले लिया तो हम अपनी मर्जी से जब मर्जी देख सकते हैं, तो उनके लिए हमने लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज अवेलेबल कराए हैं। और कुछ पर्सन होते हैं उनको लगता है कि नहीं, अगर मेरे पास लिमिटेड टाइम रहेगा तो मैं जल्दी ही अपने कोर्स पूरे कर लूँगा, मैंने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उससे सीख कर जल्दी नॉलेज लेके मैं फ्यूचर में ग्रो करूँगा। तो आपके लिए दोनों ही तरीके से हमने कोर्सेज अवेलेबल करा दिया। हमारे कोर्सेज हैं कौन कौन से? इनकम टैक्स, ITR एंड TDS का कोर्स, GST, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन जस्ट 99C, और इसके अलावा MSME रजिस्ट्रेशन और TDS ऑन प्रॉपर्टी, वो सिर्फ लाइफ टाइम में ही हमने प्रोवाइड करे हैं। तो ये दोनों टैब्स आप जरूर ओपन करके देखना। आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आप उसको बाय करना। थोड़ा बहुत वैलिडिटी की वजह से प्राइस में वेरिएशन हो सकता है, बट मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि अभी अगर आप हमारे कोर्सेज लेंगे, आपको पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पर ये पैसा आपको लाइफ टाइम तक बेनिफिट देगा। आप सोचिए, आप कॉलेज में जाते हो 3-3 साल, आजकल तो 4 साल तक आप कॉलेज करते हो, है ना, 4 साल आप उसमें लगा देते हो, ठीक है, इतने सारे पैसे भी लगाते हो, वहाँ पे जाते भी हो, जाने आने में भी आपका जो है टाइम लगता है, पैसा लगता है। यहाँ पर आप क्विकली इन कोर्सेज को लेकर अपनी नॉलेज को एनहांस एंड इम्प्रूव कर सकते हैं। आप ही के लिए हमने ये कोर्सेज डिज़ाइन कर रखे हैं। कंपनी बनाना आप सीख सकते हैं, अकाउंटिंग करना सीख सकते हैं, प्रो अकाउंटेंट बन सकते हैं, टेली प्राइम के साथ है ये कोर्स। TDS एंड TCS अपने आप में अलग ही कंसल्टेंसी का फील्ड है। प्रो लेवल की TDS एंड TCS कंसल्टेंसी सीखने के लिए, रिटर्न सीखने के लिए, करेक्शन सीखने के लिए ये कोर्स आप ज्वाइन करें। ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, मुझे पता है बैलेंस शीट बनानी तो आप सभी को आती है। आप क्या करते हो, टेली में अकाउंटिंग करते हो, उसमें से फिर आपका ट्रायल निकल आता है, एक्सेल में ट्रायल निकलता है, तो आपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट बना रखे, आप एक एक करके लिंक करते हो। एक एक करके लिंक नहीं करना, ऑटोमेशन करनी है, ताकि आपका क्लाइंट आपके सामने चाहे रोज आ जाए, 5 ही मिनट में आप उसे बैलेंस शीट बना के दे दोगे। आप अपने स्टाफ को लगा के रखते हो, ओपनिंग क्लोजिंग मिला दो, यार इतना सारे डिफरेंस आ रहा है, कई दिन लग जाते हैं ओपनिंग क्लोजिंग मिलाने में, 5 ही मिनट में आपका ऑटोमेशन से ये काम पॉसिबल है। तो इसमें आपको बैलेंस शीट ऑटोमेट करना सिखाया जा रहा है। बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट नहीं सिखाया जा रहा, बैलेंस शीट को ऑटोमेट करना कि कैसे ट्रायल निकलते ही आप उसमें से अपनी बैलेंस शीट बना सकते हो। GST का बिल्कुल अपडेटेड कोर्स है। इनकम टैक्स, ITR एंड TDS आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं। रिकन्सिलेशन GST में बड़े इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के रिकन्सिलेशन के कोर्स हैं, सिर्फ 2B रिकन्सिलेशन और 2B के साथ 3B की फाइलिंग, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। MSME रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है कि बहुत सारे पर्सन खुद के बिजनेस को MSME में रजिस्टर करें और इसका बेनिफिट ले। TDS ऑन प्रॉपर्टी, बहुत सारे पर्सन को पता नहीं होता, प्रॉपर्टी पे अवेयरनेस नहीं होती कि TDS भी लगता है। TDS ऑन प्रॉपर्टी NRI से अगर आप बाय करते हो प्रॉपर्टी तब भी एप्लीकेबल है, उसके प्रोविजन अलग है, तो इसको मैंने अलग कर रखा है। अगर आप सिर्फ TDS ऑन प्रॉपर्टी देखना चाहें, सीखना चाहें तो आप इस कोर्स को लें। ये थे लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज, और लिमिटेड टाइम वैलिडिटी कोर्सेज पे आएंगे तो कोर्सेज तो वही हैं, बस वैलिडिटी कम है। जैसे यहाँ पे लिखा है हर एक कोर्स के लिए कितने दिन की वैलिडिटी मिलेगी, और 99C का कोर्स लिमिटेड वैलिडिटी में ही अवेलेबल है, लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल ये नहीं है। 22-23 और 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए अवेलेबल करा दिया गया है, उसी के हिसाब से प्राइजेस हैं। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं बस उस कोर्स पे क्लिक करें, क्लिक करके उसका कवरेज वगैरह देख लें और बस उसे ऐड टू कार्ट करके और फिर आप पे करके इन कोर्सेज को यहीं लॉगिन में डैशबोर्ड आपका एक्टिव हो जाएगा, यहीं से देख पाओगे। दिस आर ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर। और अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आपको हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ भी दिया है, ठीक है, यहाँ पर आप इस पे व्हाट्सएप डाल सकते हैं, आपकी क्वेरी विद इन 24 आवर्स सॉल्व कर दी जाती है। फिर भी आपको लगता है कि आपकी क्वेरी अभी और रह गई है तो आप फिर से पूछ सकते हैं और फिर आप कॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं। तो आप हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। मैं फिर से बता रही हूँ कि कोर्सेज, बहुत से पर्सन्स को ये लगता तो है, हम वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस में अपने कोर्सेज के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारे पर्सन्स ना इससे खफा हो जाते हैं, जेलसी फील करते हैं कि ये तो सारा दिन अपने कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। अगर हम आपको अवेयर ही नहीं करेंगे कि हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं, आप हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें, तो फिर हमारा फ़ायदा क्या कोर्स बनाने का, जब हम आपके लिए उन्हें प्रोवाइड कर ही नहीं सकते, आपको यही नहीं कि बता सकते कि हमारे पास कोर्सेज भी हैं, तो उन कोर्सेज का फ़ायदा ही क्या होगा। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन इसका बेनिफिट ले, वो बहुत ही कम समय में अपने आप को प्रो लेवल के पर्सन अकाउंटिंग फील्ड में, टैक्सेशन फील्ड में बना सकते हैं, अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जो काम पहले, जो चीज़ें आप पहले सीखने में 6-6 महीने, 1-1 साल लगा दिया करते थे, अब आपको आजकल
ऑनलाइन फैसिलिटीज़ में अवेलेबल होने लगी हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे कवरेज करी है हर एक कोर्स में। तो कोर्स में पैसा लगाना, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करोगे तो उससे कुछ ना कुछ अर्न करोगे, ग्रो करोगे, ठीक है, लर्न करोगे। जितना लर्न करते जाओगे लाइफ में उतना ही ग्रो करते जाओगे। तो टू अचीव समथिंग हमारे कोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ज़रूर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।